हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नीट सैम्पल पेपर 4 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र क्वेश्चन पेपर पर। ये है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 सेक्शंस में है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेकंड सेक्शन में केवल 15 क्वेश्चंस हैं, जबकि पहले में 35 क्वेश्चंस हैं। सेकंड सेक्शन में 15 में से केवल 10 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ये थे क्वेश्चंस। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। ऑफ लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग ये भी दिया हुआ है, ये 5 मिलीमीटर है। एंड जीरो सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिवीजन। मतलब कि सर्कुलर स्केल जो रीडिंग है वो है 25 डिवीजन, 25 सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये बहुत है रेफरेंस लेवल्स। सो ये उसका रीडिंग हो गया, सर्कुलर स्केल का रीडिंग है 25 डिवीजन। इफ स्क्रू गेज हैज ए जीरो एरर, इसमें जीरो एरर है तो कितना एरर है वो दे दिया है, एरर का वैल्यू भी दे दिया है, कैलकुलेट नहीं करना है। -0.004 सेंटीमीटर। ये सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं और पूछ रहा है व्हाट इज द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल। तो डायमीटर कैसे निकालते हैं स्क्रू गेज में? वो निकालते हैं, पहले मेन स्केल रीडिंग लेते हैं, उसके बाद में सर्कुलर स्केल रीडिंग लेते हैं, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है सो मेन स्केल रीडिंग के जैसा नहीं होता है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें सर्कुलर स्केल का जो है लिस्ट काउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका क्वेश्चन हमें दे ही दिया है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ा। और जो भी एरर है, जीरो एरर है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यदि ये प्लस है तो केवल सब्ट्रैक्ट होगा, यदि माइनस है तो अपने माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। हमें वो यहाँ माइनस प्लस नहीं लिखना, जस्ट हमेशा लिखना है माइनस एरर, और एरर जो भी है पॉजिटिव है नेगेटिव है वो यहाँ लिखेंगे, ये अपने आप उसका केयर हो जाएगा। तो सबका वैल्यू बैठा देते हैं। मेन स्केल रीडिंग है 5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 25 डिवीजन, और लिस्ट काउंट इसका है 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए सबका अलग अलग यूनिट है, इसलिए लिख रहे हैं हम ऐसे। और एरर जो है सो -0.004 ये भी सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में बना ले तो अच्छा है। 5 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर हुआ? मिलीमीटर को सेंटी में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 0.5 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 0.025 सेंटीमीटर, और ये हो गया प्लस 0.004 सेंटीमीटर। अब सब सेंटीमीटर में है तो इसको ऐड कर देंगे। ये 500 है, यदि डेसिमल भूल जाए तो 500 है, ये 25 है और ये 4 है, 529 सेंटीमीटर। यही हमारा डायमीटर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। तो स्क्रू गेज का प्रॉब्लम था और इसमें दे दिया है कि मेन स्केल रीडिंग कितना है 5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल जो रीडिंग है वो दिया है 25 डिवीजन, यहाँ पर 25 डिवीजन है, और एरर भी दे दिया है -0.004 सेंटीमीटर। तो रीडिंग जो निकालते हैं, जो डायमीटर मेजरमेंट लेते हैं,
उसको ऐसे लेते हैं। सबसे पहले तो मेन स्केल में देखते हैं, मेन स्केल का रीडिंग देखते हैं, और उसमें जो है सो हम प्रिसिशन वाला जो टर्म है, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है उसको ऐड करते हैं। लेकिन सर्कुलर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग का यूनिट सेम नहीं रहता है। एक सर्कुलर स्केल एक मेन स्केल के बराबर नहीं होता है, इसलिए हम सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग आता है उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। लिस्ट काउंट का मतलब ये है कि एक सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन कितना मिलीमीटर या सेंटीमीटर है। इस केस में ये 0.001 सेंटीमीटर है। और एरर यदि है तो एरर को माइनस करते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू 5 मिलीमीटर लिखे है, सबका वैल्यू लिख दिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिट सबका अलग अलग है। ये लास्ट दो टर्म का यूनिट सेंटीमीटर है, जबकि पहला टर्म का यूनिट मिलीमीटर है। तो ये बात ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं करना है कि 5 केवल ले लें और इधर सब लास्ट में सेंटीमीटर लिख दें, तब गलत हो जाएगा। और इसके बाद में सबको ऐड करते हैं तो ऑप्शन हमारा 4 आ गया। तो ये था क्वेश्चन स्क्रू गेज से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन फिक्स्ड है। सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा घटेगा, वो डिपेंड करता है इस पर। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी का यूनिट है सब, ठीक है। और कब वेलोसिटी पूछा है, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है तो वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन होगा, तो डिफरेंट टाइम में उसका वैल्यू डिफरेंट होगा। उस टाइम में बताना है जब एक्सेलरेशन 0 है। कब एक्सेलरेशन 0 है ये जानने के लिए हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ds बाई dt। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, dq एक बार लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पहले पावर लिखते हैं 3, इसका पावर 1 कम कर देते हैं, हो गया डिफरेंशिएशन। अलजेब्रिक जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, पहले पावर लिखते हैं और उसका पावर 1 कम कर देते हैं। -6 है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला आता है। इसका पावर 2 है, एक पावर कम कर दी 3, इसका पावर 1 है, एक पावर कम कर दी, t का पावर 0 जो कि 1 होता है। अब 4 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो सजा के लिखते हैं 3t² माइनस 12t प्लस 3, ये है वेलोसिटी। और एक्सलेशन निकालना है, तो वेलोसिटी को जो है सो फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वही यहां भी करना है फिर जो पहले किए। थ्री टाइम्स, पहले पावर लिखते हैं, इसका 3 कांस्टेंट है वो बाहर चला आया, पावर पहले लिखते हैं, पावर 1 कम कर देते हैं, कांस्टेंट बाहर कर लिए। t का पावर 1 है और t का इसलिए 1 लिखेंगे, और पावर इसका 1 कम हो गया मतलब 0 हो गया। t का पावर 0 जो 1 होता है, और 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये कितना आया 60 माइनस 12। अब एक्सलेशन को देख के बताइए कि ये कब 0 होगा। t इक्वल टू यदि हम 2 रख दें तो अपने आप 0 हो जाएगा, राइट। सो a इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 2, या फिर इसको 0 से इक्वेट करके भी आप निकाल सकते हैं। तो हमें पता चल गया है कि t इक्वल टू 2 पर, यहाँ पर 2 सारे सेकंड में दिया हुआ है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड ऐसे करके लिखा हुआ है, तो 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन 0 है, तो हमें वेलोसिटी बताना है। वेलोसिटी दूसरा सेकंड में कितना होगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये है, यहाँ आते हैं 3t² माइनस 12t प्लस 3, इसका वैल्यू निकालना है when t इक्वल टू 2, तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे t इक्वल टू 2, 3 टाइम्स 2² माइनस 12 टाइम्स 2 प्लस 3, ये कितना हुआ, 2 दूनी 4, ये 12, ये 12 दूनी 24 और ये 3। सेम क्वांटिटी को सेम साइन वाले को जोड़ देते हैं पहले, 12 3 15 और 15 में से 24 किया तो 9, 5 9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ढूंढिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें टाइम पता करना होगा कि वो टाइम क्या है जब हमें वेलोसिटी बताना है।
और ये पूछा है कि वो टाइम में हमें वेलोसिटी बताना है जब एक्सेलरेशन 0 है। इसके लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकल गया, इसका जरूरत पड़ेगा बाद में, और उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन निकल गया। ये है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन 0 कब है? जब t = 2 है। और तो t = 2 पर हमें वेलोसिटी निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन में हम t = 2 सब्स्टिट्यूट कर दिए और हमें आया वैल्यू -9 मीटर/सेकंड। तो यही हमारा आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम। ये है ट्रॉली, ये है ब्लॉक, एक पुली के साथ में लगा हुआ है, एज शोन इन द फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.05। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है यहाँ पर 0.05 है। इसको कहीं और लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इधर कहीं लिख देते हैं 0.5। जी का वैल्यू भी 10 मीटर/सेकंड² दिया हुआ है। मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल, तो इसका मास को कंसीडर नहीं करना है। एंड नो अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट, मतलब पुली में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। पुली में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है तो टेंशन दोनों तरफ सेम होगा। ये टेंशन इधर हुआ, ये टेंशन इधर हुआ। अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। दोनों का एक्सेलरेशन देखिए सेम है और दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, तब हम ये दोनों को एक ही सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। कंबाइंड सिस्टम जो है सो कंसीडर कर सकते हैं। कंबाइंड सिस्टम हमारा है ट्रॉली प्लस ब्लॉक। तो इसको कैसे हम देख सकते हैं कंबाइंड सिस्टम को? हम देख सकते हैं ऐसे, ये हमारा ट्रॉली है और ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है। जो ये ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है? 2G। ये वेट इसका नीचे लग रहा है। टेंशन की हमें जरूरत नहीं, जब हम दोनों को कंबाइंड रूप से देख रहे हैं तो टेंशन हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो ये 2G, इसको हम पकड़कर, इस 2G को ऐसे पकड़कर हम सीधा कर देते हैं, ऐसे इसको पकड़ के इधर सीधा कर देते हैं। तो ये 2G जो है सो किधर लग रहा है? जिधर मूव कर रहा है उधर लग रहा है, इधर कर रहा है तो 2G पर ये इधर लग रहा है। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पर जो फोर्स है, एक तो ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक इसका वेट लग रहा है। वेट कितना है इसका? 10 kg, 10G हो गया। और फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्रिक्शन कितना होता है? μn, ये फ्रिक्शन। और n का वैल्यू कितना होगा? यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, कोई मोशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका मतलब n = 10G है y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो फोर्सेस इक्वल है इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शंस। उसी को वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, n = 10G। म्यू का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है तो इसका वैल्यू लिखते हैं 0.05 × 10G, 0.5G। तो ये फोर्स लग रहा है इधर, इसमें 0.5G। इस कंबाइंड सिस्टम में अब 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है राइट साइड में 2G और एक लग रहा है लेफ्ट साइड में 0.5G, ये वाला और ये वाला। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं इस कंबाइंड सिस्टम के लिए। ये कितना होता है? मास, कंबाइंड मास बताना है, और एक्सेलरेशन, वो भी कंबाइंड एक्सेलरेशन। दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो दोनों का तो सेम होना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको एक सिंगल सिस्टम नहीं मान सकते थे। तो लिखते हैं सबका वैल्यू। मास कितना है? दोनों का मास ऐड करते हैं, 10 + 2, एक्सेलरेशन a, और फोर्स यहाँ पर देखते हैं, ये जा रहा है इधर तो उसको पहले लिखेंगे 2G माइनस इसको अपोज जो कर रहा है 0.5G। ओके, ये कितना हो गया? 1.5G और ये हो गया 12A। एक्सेलरेशन पूछा है 1.5G/12, 1.5G, G का वैल्यू बोला 10 है, 12, ये हो गया 15/12। इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1.25 मीटर/सेकंड²। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, 1.25 सेकेंड, 1.25 मीटर/सेकंड²। ऑप्शन नंबर 1। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं,
इस केस में मैंने क्या किया, दोनों को एक कंबाइंड सिस्टम कंसीडर किया। हम इसको ऐसा इसलिए कर पाए कि दोनों जो है उसका एक्सेलेरेशन सेम है और दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। जैसे पीछे वाला जो है इसको फॉलो कर रहा है, तो इसको हम ऐसे देखने के को सोच के छोड़ के हम ऐसे देख सकते हैं कि एक आगे जा रहा है, जैसे ये आगे जा रहा है, ये पीछे से आ रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल में कर दिए, ये आगे जा रहा है, ये पीछे से आ रहा है, और ये स्ट्रिंग जो है सो पूरा टाइट है। हमें स्ट्रिंग जो इंटरनल फोर्सेस है हमें उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूटन का जो लॉ लगता है उसमें इंटरनल फोर्सेस का जगह नहीं है, उसमें केवल एक्सटर्नल फोर्सेस होना चाहिए, F0 और वो भी एक्सटर्नल। तो न्यूटन का सेकंड लॉ है फोर्स नेट, वो भी एक्सटर्नल। हमने कंबाइंड लिखा है, इस कंबाइंड सिस्टम की बात कर रहे हैं, जस्ट एक बार लगाना है न्यूटन्स लॉ। मास कंबाइंड और एक्सेलरेशन कंबाइंड, दोनों का तो सेम होना ही होगा, नहीं तो हम ये दोनों को एक सिस्टम नहीं कंसीडर कर सकते थे, तो दो सिस्टम कंसीडर करना पड़ता। और फोर्स इसमें कितना लग रहा है, एक फोर्स इधर 2G लग रहा है, जिधर रिमूव कर रहा है उसको पहले लिखे, जिसको अपोज कर रहा है एकदम अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको माइनस लिखे 0.5G, और ये मास इसका है 10+2, एक्सेलरेशन ए यहाँ से निकाल लिया। यहाँ पर जब हम निकाल रहे थे फोर्स तो हमने फ्रिक्शन यूज किया है यहाँ पर, काइनेटिक फ्रिक्शन। और फोर्स जो होता है फ्रिक्शन फोर्स वो होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, जितना ही ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, या फिर ये इसका प्रॉपर्टी, दो सरफेस के बीच का प्रॉपर्टी। ओके, इसको आप चाहते तो दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते थे कि दो, यहाँ पर हमने एक ही सिस्टम कंसीडर किया, यहाँ पर हम दो सिस्टम कंसीडर करेंगे। सिस्टम 1 ट्रॉली को लेते हैं, इधर सिस्टम 2 ब्लॉक को। ये है ब्लॉक, इस पर एक फोर्स नीचे लग रहा है, ये नीचे जा रहा है, और एक इधर टेंशन लग रहा है। इस फिगर में देख लेते हैं, ये ब्लॉक में 2G फोर्स नीचे लग रहा है और ऊपर में टेंशन लग रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो इसका एक इक्विलिब्रियम डायग्राम हो गया। अब इसका हम जो है इक्वेशन लिख सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, नीचे जा रहा है तो जिधर जा रहा है उधर का पहले फोर्स लिखेंगे, -T इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन A, F इज इक्वल टू ma। F ये है, दो तो फोर्सेस है अपोजिट डायरेक्शन में, और मास इसका 2 है, एक्सेलरेशन ये है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। और ट्रॉली जो है इधर था ऐसे, इस पर टेंशन इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर नीचे लग रहा है 10G, ये नॉर्मल रिएक्शन है, और ए जो है सो Fn, F इज इक्वल टू μn है, और ये भी जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। इसका लिखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके लिए फोर्स कितना है, यहाँ पर एक T है, ऑपोजिट डायरेक्शन में μn है, इक्वल टू ma, m की जगह 10 लिखेंगे, 10a, t माइनस म्यू की जगह 0.05, और n की जगह वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं तो 10G जो है सो n है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको हम 10G लिख दिए, इक्वल टू 10a। G का वैल्यू बाद में लिखेंगे, 0.5G इक्वल टू 10a। इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन निकल जाएगा, टेंशन भी निकल जाएगा, लेकिन टेंशन में पूछा नहीं है तो केवल एक्सेलरेशन निकालेंगे, T माइनस 0.5G इक्वल टू 10a, और 2G माइनस T इक्वल टू 2a। जस्ट ऐड करते हैं, टेंशन खत्म हो गया। यही हमें करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हो हमें जो उस वैल्यू को निकालना है जो हमसे पूछा गया है। राइट साइड में 12 ये हो गया, और इधर हो गया 2G में से आधा G चला गया तो 1.5G, और G का वैल्यू 10 है तो एक्सेलरेशन आ गया 1.5 टाइम्स 10/12, ये चला गया 1215 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप जिस भी मेथड से चाहो बना सकते हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट मेथड से बनाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा दूसरे क्वेश्चन के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, यहां पर रेस्ट में है, यू लिखते हैं, एंड स्लाइडिंग एलोंग ए फ्रिक्शनलेस, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है,
ट्रैक फ्रॉम ए हाइट h, ये हाइट दे दिया है shown in the figure, just completes a vertical circle of diameter AB is equal to d, ये जो है सो d है डायमीटर। यहाँ पर इसको जस्ट मोशन को कंप्लीट कर सकेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, हाइट h का वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ d। यहाँ से स्टार्ट किया और ये स्लाइड करके यहाँ आया। अब यहाँ पर इसे एक सर्कुलर जो है तो पाथ मिल गया, वो अंदर से घूमते घूमते जस्ट यहाँ तक आना इसको पॉसिबल हो सका, किसी तरह से समहाउ यहाँ तक पहुंचा। हाँ, यदि ये हाइट और ज़्यादा होता तो ये आराम से इसको भी कंप्लीट कर लेता इस सर्किल को, लेकिन वैसे नहीं, उतना हाइट हमें बताना है कि जस्ट किसी तरह से यहाँ तक पहुंच जाए। किसी तरह से यहाँ पर पहुंचा, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर वेलोसिटी इसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन करने के लिए वेलोसिटी यहाँ 0 नहीं हो सकता। वेलोसिटी 0 होगा तो गिरने लगेगा ना। यहाँ पर पहुंचने से पहले ही वो इधर से ऐसे निकल जाएगा इस तरह से। यदि सर्कुलर मोशन, यदि यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 होगा तो आप इसको इक्वेशन में देख लीजिए। पहले बी पॉइंट पर देखते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। ये सर्कुलर मोशन में, हर जगह सर्कुलर मोशन है, बी पर भी सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन में जाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होता है और कोई ना कोई उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा, राइट। यहाँ पर उस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ये यहाँ पर है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये नीचे से जा रहा है तो ऊपर को टच कर रहा है। ये जो बॉडी है ऊपर को टच कर रहा है तो ऊपर जो फर्श है वो उसे नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, वही नॉर्मल रिएक्शन है। और इसका अपना एक तो एक वेट है, ये दोनों मिलकर n प्लस एम जी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, n प्लस एम जी। और ये कितना होता है सर्कुलर मोशन में, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो एम वी स्क्वायर बाय आर। भी की जगह पर हम भी लिख देते हैं और आर की जगह पर हम क्या लिखे, इसका रेडियस डायमीटर d दिया हुआ है तो रेडियस d बाई 2, ये आया n प्लस एम जी। अब देखिए जैसे जैसे ये भी ज्यादा होगा n ज्यादा होगा, राइट। तो n मिनिमम कितना होगा यहाँ पर 0, तो वो मिनिमम वेलोसिटी हमें चाहिए कि कम से कम n 0 हो, n नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी नहीं चलेगा, 0 वेलोसिटी नहीं चलेगा। यदि ये वेलोसिटी 0 हो गया तो n नेगेटिव हो गया। n नेगेटिव का क्या मतलब है, नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव है, फर्श को छू रहा है और फर्श बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के छोड़ के उल्टा फोर्स उसके ऊपर ही लगाने लगे, डायरेक्शन हो गया नेगेटिव मतलब। तब तो ये बिना कुछ किए ही आसमान की तरफ जाने लगेगा, वो पॉसिबल नहीं है। ये n नेगेटिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मिनिमम क्या हो सकता है, Vb को मिनिमम होने के लिए n को मिनिमम होना पड़ेगा और वो है 0। सो Vb ये होगा मिनिमम जब n होगा 0। तो उस मिनिमम को निकाल लेते हैं, Vb जो मिनिमम है यहाँ से n इक्वल टू 0 दे के निकाल लेते हैं mg, और इधर कितना है m बाई डी। तो यहाँ से हमें Vb मिनिमम निकल गया dmg बाई 2m, m तो चला गया gd बाई 2। ओके, ये Vb मिनिमम हमें पता हो गया। अब हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे, जो एनर्जी यहाँ है वही एनर्जी यहाँ है, क्योंकि एक फ्रिक्शनलेस है तो एनर्जी लॉस नहीं हो। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हाइट यहाँ पर इसने लूज किया है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कुछ पोटेंशियल एनर्जी लूज किया और वही लूज जो किया है इसमें काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि mg h माइनस डी, यहाँ से यहाँ तक h है और ये d है, h माइनस डी जो है वही काइनेटिक एनर्जी है। या फिर आप इसको पूरी तरह से ऐसे कर सकते हो, ये और b पर जो है सो सेम है, ये भी इसको कुछ p बोलते हैं। p पर जो है, p पर कितना एनर्जी है, केवल पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। p पर जो है सो
sum of potential energy and kinetic energy at point B equal to sum of potential and kinetic energy at point B. P पर कितना है mgh काइनेटिक एनर्जी, जब 0 से स्टार्ट किया, ये हो गया P पर। यहाँ पर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है, रेफरेंस हमारा यहाँ से है ना, ये रेफरेंस लाइन है क्योंकि हाइट यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी है mg, ये हाइट d, mg d, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाला भी से वहाँ पर चल रहा है, और यहाँ से मैं हाइट पता चल जाएगा कितना हाइट है, ठीक है। तो mgh इक्वल टू mgd, और ये हो गया हाफ एम वी बी स्क्वायर, कितना हो गया gd/2। यहाँ पर हमने कुछ गलती की, देखिए स्क्वायर छोड़ते चला है ना, ये स्क्वायर छोड़ते चला है, तो वी बी स्क्वायर कितना है gd/2। अब हर जगह mg है तो चला गया, h कितना आ गया d प्लस d/4, मतलब 5d/4, तो सवा d, 125% चाहिए d का, तो आंसर हो गया आपका ये वाला। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ से जो है स्लाइड करना शुरू किया, और स्लाइड करके ये जो सर्कुलर पाथ है उस पर यहाँ तक आ गया। तो यहाँ तक आने के लिए ये हाइट इसको ये नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए। क्यों? यदि यहाँ से स्टार्ट करता और तब आप कह सकते यहाँ पर एनर्जी 0 रहता, लेकिन वो नहीं होगा, यहाँ पर एनर्जी 0 नहीं चलेगा क्योंकि उसके पहले एन निगेटिव हो जाएगा। सो एन को पॉजिटिव होने के लिए, यहाँ पर एन को 0 होने के लिए वी का कुछ वेलोसिटी यहाँ पर कुछ होगा, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। देखिए यहाँ पे कितना आया, उसको कैलकुलेट किया। यहाँ पर सर्कुलर मोशन जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इसको घूमने के लिए, उसमें एन प्लस एम जी प्रोवाइड करता है, एन को 0 कर दिया, जस्ट समहाउ यहाँ पहुंचा तभी एन 0 हुआ, ये वी बी मिनिमम है। तो ये वी बी आ रहा है कितना gd/2, इसका डायमीटर टाइम्स g/2, रेडियस टाइम्स r, ये है gr। तो इतना इसको चाहिए यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन से आपको ये भी समझ में आएगा कि यदि एक सर्कुलर मोशन करना है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या सर्कुलर हो, तो इसका वैल्यू कम से कम तो gr होना ही चाहिए मिनिमम सर्कुलर मोशन करने के लिए। इससे ज़्यादा की जरूरत हो सकता है, लेकिन इससे कम में काम नहीं चलेगा। धरती, ये जो सैटेलाइट घूमता है, धरती है यहाँ पर, ये सैटेलाइट है हमारा, क्योंकि ये जो घूम रहा है इसका भी स्पीड √gr है। तो तब का बात कर रहे हैं, देखिए g का बात कर रहे हैं, तो g कांस्टेंट होना चाहिए, वो धरती के क्लोज हो, तब जहाँ पर सरफेस से इस ऑर्बिट तक का g का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तब भी हमें ये gr वैल्यू चाहिए इसको घूमने के लिए। मैंने बहुत क्लोज टू सरफेस, जहाँ पर हम g का वैल्यू कर सकते हैं कांस्टेंट है, इतना हमें चाहिए। तो सर्कुलर मोशन में करने के लिए कम से कम √gr चाहिए। ये यहाँ पर भी वैसे gr चाहिए। यहाँ भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, बहुत छोटा, सैटेलाइट जैसा नहीं, मतलब यहीं पर कर रहा है, तो इसको gr चाहिए कम से कम किसी भी पॉइंट पर। इस पॉइंट पर और ज़्यादा चाहिए, इधर कम, यहाँ पर सबसे कम था, तो gr चाहिए। ओके, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिए और हमें ये मिल गया। आप चाहते तो बहुत जल्दी, टाइम बचाना है तो बहुत जल्दी आप क्या कर सकते थे, जब ये पता हो जाने के बाद आप सीधे कह सकते थे कि ये जो लॉस हुआ है P2D में, PD में जो है जाने में जो लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, वही है गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट B। यहाँ पे कितना लॉस हुआ, mg d- ये टोटल h, ये वाला लॉस हुआ, ये टोटल है h - d, और यहाँ कितना गेन किया काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर है gd/2। तो h कितना हो गया है, mg तो चला गया, ये d उधर आके d + d/2,
2 4 मतलब हाई डी बाई 4। उतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर देखिए कि कितना एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर। ये है H माइनस डी, और वही जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द रेडिया ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द सेम प्लेन ऑफ डिस्क एंड ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ सेम रेडियस अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग इज। ये रेशियो बताना है रेडियस ऑफ गायरेशन का। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? यदि हमारे पास हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का, तो उसको m के स्क्वायर से इक्वेट करते हैं, और एक के जो है यही रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो यदि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि एक डिस्क है और एक रिंग है। दोनों का रेडियस सेम है, ये डिस्क है और ये रिंग है। किसके अबाउट ये रेडियस ऑफ गायरेशन उसे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, इस टेंजेंट के अबाउट, दोनों में सेम काइंड ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट के अबाउट। और ये टेंजेंट जो है सो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। मान लीजिए ये जो डिस्क है या रिंग है, हमने इसे जमीन पर रख दिया है, तो जमीन हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल जो टेंजेंट है ये भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ये डिस्क का इधर निकालते हैं, इधर रिंग का निकालते हैं। ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से होकर जो गुजरता है परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम आई नोट कहते हैं, मतलब यहां से होकर गुजर रहा है। आप डिस्क को जमीन पर रख दीजिए, उसके सेंटर से होकर एक परपेंडिकुलर लाइन को इमेजिन कीजिए, उसके अबाउट जो गुजरता है इसका वो लाइन, उसके उस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। r इसका रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। ओके, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? तो पहले इस एक्सिस के अबाउट निकालने के पहले हमें इसके ये जो मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है इधर और वाई एक्सिस है इधर, और ये वाई के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के अबाउट में पहले चाहिए। तो यहाँ पर जो है सो परपेंडिकुलर थ्योरम जो है मोमेंट से निकालने का जो परपेंडिकुलर थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि यदि दो एक्स और वाई में हमें पता है तो जेड में हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई के सम होता है। यहाँ पर वही सिचुएशन है, ये आई नोट जो है सो परपेंडिकुलर है और एक्स वाई ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। एक्स और वाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये एक्स और वाई ये दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका सम होता है आई नोट। अब आई एक्स और आई वाई दोनों तो सेम है। एक एक्सिस सोचिए, ए वाला एक्सिस या ए वाला एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डायमीटर वो डायमीटर, केवल एक्स वाई ही नहीं, कोई भी डायमीटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा। तो ये दोनों सेम है, तो आई एक्स प्लस आई एक्स कितना आया 2IX, और ए आई नोट तो है mr²/2। तो यहां से हमें पता चल गया कि IX है mr²/4। ओके, ये जो एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे वही होगा mr²/4। अब यहाँ पर जो है सो पैरेलल थ्योरम लगाते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाते हैं। तो ये जो IT है ये पैरेलल है वाई एक्सिस के अबाउट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है उसके। तो IT क्या होगा, पहले तो सेंटर से होकर जो पास कर रहा है वो प्लस मास इस ऑब्जेक्ट का, और ये दोनों एक्सिस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है ये r। IT = I0 प्लस mr²। I0 है कहाँ पर देखा था, mr²/2, और I0 नहीं IY लेना होगा ना, और वो हमने कैलकुलेट किया mr²/4, और ये
आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 एम आर स्क्वायर बाई 4। जैसे इसका हम कैलकुलेट किए इस टेंजेंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे ही इसका भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो आई नॉट है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो जाता है ये, वो आई नॉट होता है एम आर स्क्वायर, इसका एम आर स्क्वायर बाई 2 है। तो इसका जो एक्सिस है इधर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये देगा आई नॉट, ये दोनों एक प्लेन में है और ये इसके परपेंडिकुलर है और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर 2IY हो गया आई नॉट। तो डायमीटर के अबाउट कितना होता है, जितना उसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेंटर से होकर जा रहा है लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस है उसका हाफ होता है, और यहाँ पर हो गया एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर है, हाफ हो गया। अब यहाँ पर जो है सो हम लगाते हैं पैरेलल एक्सिस वाला थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का, ये आई टी कितना होगा, ये आई वाई, ये दोनों वाई एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, ये आई वाई पैरेलल है आई टी के, ये दोनों पैरेलल है, तो ये इसके अबाउट जो सेंटर से पास कर रहा है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस मास और दोनों के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है यहाँ पर रेडियस है, ये यहाँ पर एम आर स्क्वायर बाय 2 है, और एम आर स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 3 mr स्क्वायर बाय 2, राइट। अब इसको हम इक्वेट कर देते हैं एम के स्क्वायर से, ये रिंग है, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो एम चला गया इधर से और रेडियस ऑफ गायरेशन जो है रिंग का कितना आ गया, ये स्क्वायर है उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2 आर बाहर में, इधर भी निकालना चाहिए, एम के स्क्वायर, ये डिस्क के लिए एम चला गया, डिस्क का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो कितना आया, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट दे दिए 5/4 आर बाहर में। रेशियो लेना है डिस्क बाय रिंग का, तो डिस्क और रिंग ये कितना हुआ 5/4 आर, और ये है कितना 3/2 आर नीचे है, ये आर चला गया, ये 2 दूनी 4 चला गया, तो स्क्वायर रूट ओवर 5 बाय स्क्वायर रूट ओवर 6, स्क्वायर रूट ओवर 5 6, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3। तो एक बार समराइज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इस एक्सिस के अबाउट, ये जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है उसके एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले मैं वाई एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये जो आई जेड एक्सिस है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है एम आर स्क्वायर बाई 2, रिंग के लिए एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो है सो परपेंडिकुलर थ्योरम लगाते हैं, परपेंडिकुलर थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जे होता है, आई जे हमें पता है, और आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है क्योंकि वो डायमीटर है, कोई भी डायमीटर लें केवल एक्स वाई नहीं। तो इस तरह से ये दोनों का वैल्यू सेम रखे हैं, आई एक्स या आई वाई के वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 4 आ गया, इधर आई वाई के वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। और इसको यदि हम इक्वेट करते हैं एम के स्क्वायर से, नहीं ये तो अभी ये आई वाई आया है, अब आई वाई के बाद में आई टी निकालना है, यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। आई टी कितना होगा, जो सेंटर से होकर जा रहा है, जो इस केस में आई वाई है, प्लस उसके मास टाइम्स दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, इस सब का वैल्यू रखने पर आता है ये इतना। इसको एम के स्क्वायर से इक्वेट करते हैं तो ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन निकलता है यहाँ पर इतना निकलता है, और इस केस में रिंग में यहाँ पर इतना निकलता है, दोनों का रेशियो लेते हैं तो आ जाता है रूट ओवर स्क्वायर रूट 5 टाइम्स इज टू स्क्वायर रूट 6। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये धरती है, ये है उसका सेंटर, और ये है हमारा ये यहाँ पर है हमारा हाइट डेप्थ, इसको डेप्थ बोलते हैं एच से, और ये टोटल तो आर है हमें पता ही है, ठीक है।
यहाँ पर मोमेंट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, पहले फोर्स निकालते हैं। यहाँ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है कैसे है, फोर्स निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये mg देता है और ये होता है gm बाय r क्यूब और यहाँ पर ये r क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। O2P जो है वो r है। तो धरती के नीचे में ये होता है gmm बाय टाइम्स r बाय टोटल रेडियस r क्यूब, ये होता है इसका फॉर्मूला। कहने का ये है कि यदि ये जो मटेरियल देख रहे हैं इसके अंदर में वही जो है सो फोर्स लगाता है यहाँ पर, ये जो एंगुलर मटेरियल है इधर वाला मटेरियल उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता है। आप इसका मास निकाल लो और उसके बाद में कहो कि ये सरफेस पर, ये जो नीचे वाला में अंदर में जो स्फीयर है उसके सरफेस पर कितना फोर्स लग रहा है, जो कि सीधे gm/r² होता है। लेकिन मास जो है सो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा इसका केवल मास, और इस मास को यदि आप कन्वर्ट करो इस टोटल मास में तो उसके बाद में ये फॉर्मूला इस तरह से आएगा। और ये है हमारा mg, m चला गया तो g हमें मिल गया एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आ गया gm/r² और इधर r बाय कैपिटल R लिखते हैं, ये g हो गया। और r को हम लिख सकते हैं, देखिए r क्या है, यहां से यहां तक है r, तो टोटल r कैपिटल R माइनस h है, कैपिटल R माइनस h बाय r। इसको g0 बोलते हैं, सरफेस पे जो है g0 1 माइनस h बाय r। ये है धरती के नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे चेंज करता है जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये आपको याद रखना चाहिए और ये एग्जैक्ट है। धरती के ऊपर जाते तो कैसे आता है, तब आता है कुछ ऐसे g0 1 प्लस h बाय r²। और यदि इसको ऊपर ले जाएं तो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा ये g0 1 माइनस 2h बाय r, ये अप्रोक्सीमेट, ये एग्जैक्ट है। तो अभी हमें मुझे इसका जरूरत है, राइट। तो g देख लीजिए वहां पे क्या आ रहा है, g0 टाइम्स 1 माइनस h बाय r। h कितना बोला था, हाफ वे, आधा रास्ता में है। h मतलब कि रेडियस का हाफ है, सेंटर तक जाने का आधा रास्ता है। h इक्वल टू हाफ वे, ये कितना आ गया g0/2। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो गया तो फोर्स अपने आप, वेट अपने आप आधा हो जाएगा, न्यू वेट जो है सो आधा हो जाएगा। जो वेट है ओल्ड उसका आधा, पहले कितना था 200 मतलब 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 3। तो आपको इसमें ये फार्मूला याद रखने की जरूरत है कि धरती के नीचे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से चेंज होता है। g इक्वल टू g0 1 माइनस h बाय r। इनसाइड अर्थ, और यदि ऊपर जा रहा है तो g इक्वल टू g0 1 प्लस h बाय r का स्क्वायर, ये एग्जैक्ट है। और यदि अप्रोक्सीमेट करना है तो g0 ये जो है यहाँ पर 1 प्लस h बाय r टू द पावर 2 है, इसको ऊपर में लाएंगे तो पावर -2 हो जाएगा और एक बार जो है सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2h बाय r। ये अप्रोक्सीमेट है, ये तब वैलिड है यदि h बहुत छोटा है r से। तो r है 6400 किलोमीटर, h जो है सो जब तक 5-10 किलोमीटर रहेगा इस फॉर्मूला को हम लगा सकते हैं। ये है अबव अर्थ, अबव सरफेस, और ये बिलो सरफेस। ओके, दोनों ही केसेस में देख लीजिए ये घटता है, जैसे जैसे h बढ़ेगा डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू कम हो जाएगा तो ये वेट घटेगा, और जब h r हो जाएगा तो इसका वेट 0 हो जाएगा। सेंटर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ वेट 0 होता है। और यहाँ पर देखिए जैसे जैसे h बढ़ेगा, ये h हाइट है, ये डेप्थ है, ये हाइट बढ़ेगा तो नीचे वाला क्वांटिटी बड़ा होता चला जाएगा, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता चला जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेवलेंथ corresponding to maximum intensity of radiation emitted by a source of temperature at temperature 2000 Kelvin is lambda.
ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा है, टेम्परेचर जो है सो 2000 केल्विन है। देन व्हाट इज द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट टेम्परेचर 3000 केल्विन। ये मैक्सिमम है लैम्डा। ये मैक्सिमम जो है सो दूसरा लेना है, कितना होगा जब टेम्परेचर को हमने कम ज़्यादा कर दिया। कितना ज़्यादा कर दिया, इसको 1.5 कर दिया, राइट, इंक्रीज्ड बाय 1.5। अब यदि हमें रिलेशन पता हो ये लैम्डा एम और टी के बीच में, तो हम इसको तुरंत बता सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बातें कर रहा है। इधर हमें इंटेंसिटी लेते हैं, इधर हम वेवलेंथ लेते हैं, तो ऐसे ये एक टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है T3, ये T2, ये T1, ये बड़ा होते जा रहा है टेम्परेचर। और इस ये जो प्लॉट दिख रहा है ये मैक्सिमम का बता रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी ये है, ये इंटेंसिटी प्लॉट है। तो यहाँ पर जो आ रहा है उसको लैम्डा 3 कहते हैं, यहाँ जो आ रहा है उसको लैम्डा 2 कहते हैं, यहाँ जो आ रहा है इसको लैम्डा 1 कहते हैं। तो ये दोनों, ये जो मैक्सिमम जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर, इसके बीच में रिलेशन है कि लैम्डा एम टी ये कांस्टेंट होता है। तो कहने का मतलब कि लैम्डा एम जो है सो प्रोपोर्शनल होता है 1/t के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको डबल कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा, इसको ट्रिपल कर देंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। बस यही फार्मूला आपको याद रखना है, और इसको कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब यहां पर देखिए कितना बढ़ा दिया, इसको 1.5 गुना बढ़ा दिया, तो 1.5 गुना कम हो जाएगा। तो जो नया वेवलेंथ पता पूछ रहा है वो 1.5 गुना कम हो जाएगा, पहले का 1.5 गुना कम हो गया, 1.5 गुना कम हो गया। इसको सजा के लिख लीजिए 3/2 लैम्डा, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 1। यदि यहां से डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते हैं या समझ में उतना नहीं आ रहा ढंग से, तो क्या कर सकते हो, आप इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। लैम्डा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो पता है। अब जो है सो क्या करते हैं, पहला है लैम्डा 1 टी इक्वल टू लैम्डा 2 टी, T1 T2, राइट। T1 शुरू में कितना था, 3000 केल्विन। लैम्डा 1 कितना था, लैम्डा 2 हमसे पूछा जा रहा है, और ये टेम्परेचर कितना है, नहीं पहले 2000 था, 2000 था, उसको 3000 कर दिया गया। और शुरू में जो वेवलेंथ है कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी वो लैम्डा 1 है। नेक्स्ट टाइम में ये कितना होगा हमसे पूछा जा रहा है, इसको किया है बढ़ा दिया 3000, तो लैम्डा 2 आ गया, लैम्डा टाइम्स 2/3। ऐसे भी बना सकते हैं, बस आपको याद ये रखना है, वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उसका क्वेश्चन है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये पाथ ब्रेकिंग प्लॉट है जिसने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया। इसको एक्सप्लेन करने में ही क्वांटम मैकेनिक्स आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज शोन इन द फिगर। इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, और ABCD ये 4 स्टेट पॉइंट्स हैं। द प्रेशर एंड वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू सम पॉइंट्स इन द फिगर आर दिया हुआ है। PA कितना है, PB कितना है, VA कितना है, VD कितना है। ABCD पर जो कुछ भी जो है ABAD AB और D पर जो है सब वैल्यू दिया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम का। इन प्रोसेस AB प्रोसेस जो है उसमें 600 जूल ऑफ हीट इज एडेड। यहां से यहां तक जाते हैं तो 600 जूल जो है देना पड़ता है सिस्टम को। एंड इन प्रोसेस BC इसमें 200 जूल देना पड़ता है। इसमें हमें जो हीट दे रहे हैं वो 600 जूल दे रहे हैं और इसमें 200 जूल दे रहे हैं। क्यों?
द एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन प्रोसेस एसी। एसी जो इसमें जो है, अब यहाँ से यहाँ यदि हम चले तो इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होगा। तो हम देख लेते हैं कितने इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जो हीट हम दे रहे हैं उसको लेकर वो दो काम करेगा। एक अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और दूसरा वो कुछ वर्क डन करेगा। तो यहां पर कितना एनर्जी मैंने दिया, 600, ठीक है। पहला वाले एबी में देखते हैं। एबी में भी फार्मूला लगाते हैं, उसको क्यों लिखें, बार बार लिखा हुआ है। तो एबी प्रोसेस के लिए कितना हीट दिया मैंने, 600। उसने कितना काम किया, उसने कितना एनर्जी बढ़ाया, उसको देख लीजिए डी। और ये काम कितना किया, यहां से यहां तक किया तो काम कुछ किया। सिस्टम तभी काम करता है जब उसका वॉल्यूम बढ़ता है घटता है, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो होता है पीडीवी। यदि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो कोई काम नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो है वर्क डन कितना है, 0 है। तो जो भी 600 जूल मैंने दिया वो सब का सब खर्चा हो गया इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। बीसी में देखते हैं, ये बीसी जो प्रोसेस है इसमें कितना हीट हमने दिया, 200 जूल। क्या करेगा, पहले एनर्जी बढ़ाएगा और थोड़ा सा जो है वर्क डन करेगा। ये बीसी में कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन होगा यहाँ पर प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम। प्रेशर देखिए कांस्टेंट है, प्रेशर टाइम चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज जो है सो VC माइनस VB। प्रेशर कितना है, ये B पर या C पर, B पर प्रेशर दिया है 8 टाइम्स 10⁴ पास्कल। और ये चेंज कितना हुआ, VC माइनस VB। C पर कितना है वॉल्यूम, C और D पर तो वॉल्यूम सेम है, ये वॉल्यूम ये वाला है, C और D पर वॉल्यूम सेम है 5 टाइम्स 10⁻3। और C पर B पर वही है जो ये पर है, ये दोनों का डिफरेंस तो 3 टाइम्स 10⁻⁻3। ये कितना हो गया, 24 0। तो यहां से देख सकते हैं कि du2 जो है वो आया कितना, -40। और du1 कितना आया, 600। तो इस लाइन से होकर चले हम AB to BC। चेंज कितना हुआ एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में, टोटल इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो है du1 प्लस du2। du1 है, इधर निकाले तो 600 है, 600 है, और ये है -40, 560 जूल। इतना का चेंज आया। और ये UB माइनस, ये चेंज मतलब UC माइनस UA। C पर जो है इंटरनल एनर्जी माइनस A पर जो है इंटरनल एनर्जी। अब ये मैटर नहीं करता कि हम किस रास्ता से चलें, हम AB देन B to BC चलें, AD एंड देन DC चलें। ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कोई भी रास्ता से चले वो उतना ही रहेगा। अब यदि हम AC से चलना शुरू किए तो भी उतना ही है, इधर से घूम घूम के चलेंगे तो भी उतना ही चेंज है। इसने बोला कि इस AC प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होगा, वो डिपेंड नहीं करता, वो जस्ट डिपेंड करता है उसके स्टेट पॉइंट पर। तो यही हमारा जो है सो 560 जूल जो है एनर्जी है, ये चेंज है इंटरनल एनर्जी 560 जूल। ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पॉलीएटॉमिक गैस विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, हैज ए मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना। अब आप याद करो इक्विपार्टीशन थ्योरम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये क्या है, नाम में देखिए कैसे कैसे बता रहा है। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी है
उसको इक्वी पार्टीशन करना है, इक्वली जो है डिवाइड कर देना है। तो ये बिल्कुल कम्युनिस्ट हो गया। कम्युनिज्म जो है जितना भी देश की संपत्ति है, आइडियली जो कम्युनिज्म का मेन बेसिस है, वो सारे लोगों को पर हेड जो है सो उसे हम दे देंगे, इक्वली उसे इक्वी पार्टीशन कर देंगे, बांट देंगे। ये जो गैस में भी वही यहाँ हो रहा है। लेकिन एक कैच है। वो कैच क्या है? ये एक कह रहा है कि भाई यदि कोई एक आदमी है, वो दो काम कर रहा है, टीचिंग कर रहा है और जाके सामने दुकान भी चला रहा है, वो दो काम कर रहा है, तो उसे जो हिस्सा मिलना चाहिए वो दो हिस्सा मिलेगा, उसे एक हिस्सा नहीं मिलेगा। तीसरा आदमी है जो केवल खेती कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, तो उसे एक पार्ट मिलेगा, एक हिस्सा, एक शेयर मिलेगा। और दूसरा आदमी जो दो काम कर रहा है, जैसे टीचिंग भी कर रहा है और दुकान भी चला रहा है, उसे 2 शेयर मिलेगा। कोई और आदमी है वो 3 काम कर रहा है, जैसे वो ड्राइविंग भी कर रहा है, टीचिंग भी कर रहा है और दुकान भी चला रहा है, तो उसे 3 शेयर मिलेगा। यहाँ पर जो डिफरेंट काम्स हैं वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यदि कोई मॉलिक्यूल जो है वो केवल ट्रांसलेशन चल रहा है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल ट्रांसलेशन है, तो उसे 1 शेयर एनर्जी का मिलेगा। कोई जो है 3 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 3 उसका जो है सो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा, जेड में भी जाएगा, तो उसे 3 शेयर मिलेगा। कोई उधर से आया एक मॉलिक्यूल और बोला कि हम 3 तो करते ही हैं, साथ में जो है सो हम रोटेशन भी कर रहे हैं, तो 2 और 5 मारा है, इसका 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसको 5 शेयर मिलेगा। कोई उधर से आया और बोला नहीं, हम इसके साथ में कुछ और भी करते हैं, हम रोटेशन करते हैं, 3 ट्रांसलेशन करते हैं, 2 रोटेशन करते हैं, 2 वाइब्रेशन भी करते हैं, वाइब्रेट भी कर रहे हैं, तो ये बहुत सारा काम कर लिया, 3 2 5 2 7 काम कर लिया, इससे 7 शेयर मिलेगा। और 1 शेयर कितना है? तो लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि फॉर एवरी 1 शेयर, मतलब फॉर एवरी ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है DO फ्रीडम के लिए जो एनर्जी उसे मिलेगा वो है हाफ kBT। ये kB क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है मोलर गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और T जो है सो टेम्परेचर है इन केल्विन स्केल। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है सो पूरा कम्युनिस्ट आइडिया है। वो क्या कहता है, हमारे पास जो भी एनर्जी है, जो भी पैसा है, उसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे अपने मॉलिक्यूल्स में। लेकिन केवल एक कैच है कि वो मॉलिक्यूल जो है कितना काम कर रहा है। कोई बोलेगा हम 1 डिग्री फ्रीडम जो है में काम कर रहे हैं, 1 ही तो काम कर रहे हैं, तो उसे एक इतना मिलेगा, 1 ठो। कोई बोलेगा हम 3 काम कर रहे हैं, उसे 3 ठो मिल जाएगा, 3 टाइम्स हाफ kBT। तो यही है सो लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी। और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, यहाँ पे n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो कितना मिल जाएगा? हाफ kBT का n, ये kBT, वो kBT इतना हिस्सा है, 1 शेयर है ये, और जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास है, मतलब जितना जॉब वो कर रहा है, n जॉब कर रहा है, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, n टाइम्स kBT/2। यही इसका आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of mass m oscillates with simple harmonic motion। आप बस सोच लीजिए यहाँ पर कि स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये मास m है और ऑसिलेट कर रहा है, इधर इधर कर रहा है अपना ऑसिलेट। ये जो है सो इसका मीन पोजीशन है, ये यहाँ पर इधर आता है मैक्सिमम, इधर आता है मिनिमम। ये x1 से x2 तक जा रहा है। बिटवीन x1 एंड x2 ये दोनों तो सेम होना होगा। द इक्विलिब्रियम पोजीशन बीइंग O, यहाँ पर दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज प्लॉटेड, इट विल बी गिवन एज बिलो इन द ग्राफ। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाफ की x², स्प्रिंग है ना, ये क्या है? पैराबोला है। और पैराबोला में कैसा होगा? पैराबोला में 2 हो सकते हैं, इधर हम x एक्सिस प्लॉट कर रहे हैं y, तो या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, 0 से होकर जाएगा, तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। कौन वाला होगा? ये कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव है ना, तो ऊपर वाला होगा, नीचे वाला नहीं। तो ये मैथ का तरीका हो गया, बिना कुछ जाने जस्ट हमें इतना पता लगा रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ की x² होता है।
और ये की एक्स स्क्वायर एस जो है पैराबोला का इक्वेशन है, तो ये पैराबोला हो, जो इधर आए नजर वही हो गया। ऐसे नहीं करना है, दूसरा तरीका से सोचना है, दूसरे एंगल से, तो वो भी सोच सकते हैं। यहां देखिए, जब ये ओरिजिन पर होगा तो स्ट्रेचेस में एक जरा भी स्ट्रेच नहीं है, तो एनर्जी जीरो होगी। तो एनर्जी तो हर जगह जीरो है, अच्छा वो ऑप्शन तो हर जगह जीरो है। जब यहां पर आएगा तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, और यहां पर आएगा तो भी एनर्जी ज्यादा होगा। इधर एलोंगेशन हुआ है, इधर कॉम्प्रेशन हुआ है, तो ये दोनों जगह ज्यादा होगा। तो ये तो बिल्कुल कट गया, यहाँ एनर्जी कम दिखा रहा है एक्सट्रीम पर। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये इसका तो एनर्जी ऊपर नीचे दिखा रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव दिखाया तो वैसे ही चला गया। और ये बता रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो ये हो गया आंसर। तो ये तो है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा इसका जस्ट मिरर इमेज ऐसा, और दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन जो है सो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है सिस्टम का, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ने पर एकदम कांस्टेंट रहता है। देख लीजिए, दिखा देते हैं कैसे होता है कांस्टेंट। हाफ के एक्स स्क्वायर है ये पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना होता है? वी होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये फॉर्मूला आता है ना, कैसे एक्स के साथ वेलोसिटी चेंज करते हैं, ओमेगा टाइम्स रूट स्क्वायर रूट और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही लिखते हैं वी स्क्वायर करके, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और के जो है सो एम ओमेगा स्क्वायर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, और ये वाला कट गया, बचा खाली प्लस वाला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सब कुछ कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है। मास कौन फिक्स्ड है, ओमेगा इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से रिलेटेड है वो फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है, ये एम्पलीट्यूड है वो फिक्स है, तो ये फिक्स हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है। यही है टोटल एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।